आओ सुनाता हूँ मेरे सफ़र की दास्तान, ध्यान से सुनना इस मुसाफिर का ज्ञान। कैसे मैंने देखा इन आँखों से सपनों का आसमान, तो चला मैं बनाने खुद का जहान, देके अपना बयान। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब दिसंबर 2017 में कॉलेज के ट्रिप पर ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करते वक्त हमारी राफ्ट पानी में पलट गई थी। अब वो दिन इसलिए याद नहीं है क्योंकि राफ्ट पलट गई थी, इसलिए याद है क्योंकि राफ्टिंग शुरू होने से पहले गंगा नदी पर एक ऐसा नज़ारा दिखा था जिसे देख दिमाग में बस एक ही ख्याल आया था, ट्रैवल। मैंने तभी से सोच के रखा था कि मैं आगे जाके लाइफ में जो कुछ भी कर रहा रहूँगा या फिर मैं जिस भी फील्ड में रहूँगा, लेकिन ट्रैवल मेरे लाइफ का एक कांस्टेंट पार्ट है। वो फीलिंग उस वक्त पर मैंने जो महसूस करी थी, वो फीलिंग मैं कोई भी शब्दों से बयान नहीं कर सकता। जितना मुझे पता है उस हिसाब से तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो उस फीलिंग को वर्ड्स के थ्रू मैं बता सकूं। और मैं तो उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी दफ़ा घर से निकला हूँ, लेकिन कभी भी वो फीलिंग वापस महसूस नहीं हुई। और उस ऋषिकेश के ट्रिप के बाद ज़्यादा कहीं घूमने भी नहीं मिला। 2020 में हमने प्लान्स तो बनाए थे, लेकिन किस्मत का मेरे लिए शायद कुछ और ही प्लान था। शायद मेरे लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए कुछ और ही प्लान्स था। Maharashtra's COVID nightmare continues. More than 20 million now coronavirus cases around the world. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 2021 भी ऐसे ही निकल गया और नए काम को संभालते संभालते घूमने का टाइम ही नहीं मिला। 2022 की शुरुआत में मैंने ये डिसाइड किया था कि इस साल मैं कहीं घूमने चले जाऊंगा, लेकिन ना तो मेरे पास कोई प्लान था ना तो कोई डेस्टिनेशन। लेकिन मिड 2022 अराउंड में मुझे एक मौका मिला स्पीति घूम के आने का, और इस पर मुझे थोड़ा बहुत सोचना पड़ा क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद मैं एक बड़े से ट्रिप पर जा रहा था। लेकिन उसके बाद बस एक ही थॉट आया कि इतने सालों बाद कहीं बड़े ट्रिप पर जा रहा हूँ तो इसमें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फिर इसके लिए हाँ कर दिया। तो बस फिर और क्या, फ़ोन निकाला, प्लान किया, टिकट्स बुक किए, बैग पैक करी और निकल गए मुंबई से चंडीगढ़ की ओर। अब पूरे 26 घंटे ट्रेन में बिताने के बाद चंडीगढ़ पहुंचे, जहां से हमें हमारे ड्राइवर पिक करने वाले थे शिमला ड्रॉप करने के लिए। सफ़र की शुरुआत तो हो गई। जैसे जैसे हम लोग डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे, नज़ारे भी बहुत बदल रहे थे। शाम हो चुकी थी और सूरज के आखिरी किरणों के साथ शिमला का शहर भी जगमगा उठा था, मानो शिमला के पहाड़ों ने तारों की रज़ाई ओढ़ ली हो। जैसे ही हम शिमला पहुंचे, पहले तो इतना खास नहीं लगा, लेकिन जैसे ही हम मॉल रोड पहुंचे, भाई साहब क्या नज़ारा था। अब ऐसा लगा कि भाई घर से दूर कहीं तो आए हैं। उसके बाद बहुत सारा खून पसीना बहा के जैसे तैसे करके जब ऊपर हमारे स्टे की ओर पहुंचे, तब जाके राहत मिली। थोड़ा बहुत फ्रेश होके निकल पड़े थे शिमला की सैर करने। खैर मॉल रोड उस वक्त तो बंद हो गया था, लेकिन जितना भी देख सके देख लिया। काफ़ी यम वाले मोमोज खा के ना शिमला के रिज पहुँच गए। रात को भी ना इतना शांत और सुंदर लग रहा था ना रिज। मैं जितना मन मर्जी बता दूँ आपको कि बहुत खूबसूरत जगह लग रही थी, पूरी शांत लग रही थी, लेकिन आप जब तक वहाँ पर जाओगे नहीं ना यार, मालूम नहीं पड़ेगा। थोड़े बहुत फोटो खिंचाए और फिर वापस हमारे हॉस्टल आ गए थे, डिनर करके सो गए थे। लेकिन इतने में तो मुझे मज़ा नहीं आया, इसलिए फिर अगली सुबह 5-साढ़े 5 बजे उठ के निकल गया था मॉर्निंग सैर पर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। और भाई साहब क्या नज़ारे थे। शिमला में एक प्यारा सा सनराइज़ एंजॉय करने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा और वापस हॉस्टल पे आ गया था। हॉस्टल से हम लोगों ने हमारा सामान नीचे लेके आ गए थे। बस फिर ड्राइवर से मिलकर हमने भी शिमला को अलविदा कर दिया और निकल पड़े कल्पा की ओर। शिमला से कल्पा तक का सफ़र काफ़ी लंबा था और रास्ते भी बहुत टेढ़े मेढ़े थे। भाई साहब हालत ख़राब हो गई, लेकिन इस सफ़र के नज़ारों ने ना काफ़ी दफ़ा राहत भी दी। शाम ढलते ही हम पहुंच गए थे कल्पा। बारिश की वजह से जो किन्नर कैलाश के पहाड़ थे वो तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन उनके होने का एहसास ज़रूर हो रहा था। कल्पा पहुंच के हमने हमारे स्टे में चेक इन कर लिया और भाई साहब क्या ही खूबसूरत नज़ारे थे, क्या ही खूबसूरत लोकेशन था। बालकनी से कल्पा का पूरा व्यू। अब क्योंकि रात हो चुकी थी और ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, हमने होटल के किचन में मैगी बनवा के खा ली। अगले दिन भी ना मैं जल्दी उठ के बालकनी में चला गया था सुबह के नज़ारे देखने के लिए, और क्या ही खूबसूरत नज़ारे थे भाई, क्या ही खूबसूरत सुबह थी। अब तो किन्नर कैलाश के पहाड़ भी दिख रहे थे अच्छे से।
कल की तरह आज भी बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करके किन्नर कैलाश को अलविदा करते हुए रवाना हो गए कल्पा से। हिमाचल में पहाड़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे फेमस है, जैसे कि वहाँ पे उगने वाले सेब, और जितने भी अलग अलग तरीके के सेब हैं वो मुझे उधर जाके पता चले। और ये सब ज्ञान ना हमें हमारे ड्राइवर साहब ने दिया था। और भाई साहब सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, उसके साथ साथ हमें कुछ बढ़िया से सेब भी चखाए। हमें गोल्डन एप्पल सीधा फार्म से हमको दिलाए थे, और वो भी क्या एक्सपीरियंस था। सच कह रहा हूँ, लाइफ में ना ऐसे एप्पल्स कभी नहीं चखे। इन्हीं रसीले एप्पल्स को खाते खाते नज़ारे बदलने लगे, और कब ये हरे भरे पहाड़ एकदम कोल्ड डेजर्ट में तब्दील हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन इन बंजर पहाड़ों की खूबसूरती भी अलग ही थी। माना ये पहाड़ बंजर थे, लेकिन ये इतने बड़े थे ना कि सच में छोटा सा महसूस हो रहा था। इन बदलते नज़ारों के बीच हम पहुंच गए थे नाको विलेज। नाको विलेज पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ की मोनेस्ट्री विजिट की थी। अब इस मोनेस्ट्री की सबसे खास बात ये है, ये सबसे पहली मोनेस्ट्री थी जो बिल्ट हुई थी जब वहाँ के एक मॉन्क रिंचन जांगपो, इन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो एक रात में 108 मोनेस्ट्रीज बनाएंगे। मोनेस्ट्री में थोड़ा वक्त बिताने के बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, और वहाँ से हम लोग बढ़ चुके थे नाको विलेज में ही एक छोटे से हाइक पर, नाको विलेज के पीछे के चोटी पर, जहाँ पर एक बड़ा सा प्रेयर व्हील लगा हुआ है। हाइक इतना भी चैलेंजिंग तो नहीं था, बस जब आप 10,000 फीट अबव सी लेवल होते हो ना, तब आप अपने हर एक कदम का हिसाब रखने लगते हो। हाई एल्टीट्यूड की वजह से वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। थोड़ी देर बाद हाइक में उस ट्रेल को फॉलो करते वक्त हम लोग पहुंच गए थे ऊपर प्रेयर व्हील के पास, जो काफी बड़ा है। जैसे हम लोग ऊपर पहुंचे, हमें वहाँ से पूरे नाको विलेज का व्यू दिख रहा था। वहाँ से हमें नाको मोनेस्ट्री भी दिख रही थी, नाको लेक भी दिख रहा था। काफी सुंदर लग रहा था वो नाको का विलेज। वहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, और नाको विलेज में ही हमारा लंच करके फिर से हमारे सफर पर चल पड़े थे। टाबो पहुंचने से पहले हम लोगों ने गी विलेज विजिट किया था। गी विलेज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो मोनेस्ट्री है, इस मोनेस्ट्री के अंदर एक ममीफाइड मॉन्क है। बहुत सालों पहले जब अर्थक्वेक हुआ था तो एक स्तूपा के अंदर से मिले थे, उसी ममीफाइड पोजीशन में प्रिजर्व करके रखा हुआ है अभी भी इस मोनेस्ट्री के अंदर। जैसे ही आप गी विलेज पहुंचोगे, सबसे पहले तो आपको नई मोनेस्ट्री दूर से दिख जाएगी, काफी खूबसूरत है। वहां पर पहुंचते पहुंचते शाम हो रही थी। उस मोनेस्ट्री के पीछे बर्फीले पहाड़, और वो बर्फीले पहाड़ सनसेट की वजह से गोल्डन कलर्स में चमक रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। इस व्यू को एंजॉय करने के बाद हम लोग गी विलेज से निकल रहे थे। रास्ते भर में जैसे जैसे शाम ढल रही थी, वैसे वैसे स्पीति के जो पहाड़ थे, दिन में जिस तरीके से बंजर लग रहे थे ना, शाम के ढलते ही ये पहाड़ों में जान आ गई हो ऐसे लग रहा था। वो एक अलग रंग से खिल उठे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ढलते सूरज के साथ इन नज़ारों को एंजॉय करके हम पहुंच गए थे टाबो। रात को टाबो पहुंचते ही हम लोगों ने हमारा डिनर करके सो गए। अगली सुबह हम लोग जल्दी उठकर हमने हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया था, और हम लोग निकल गए थे टाबो की मोनेस्ट्री देखने के लिए। टाबो मोनेस्ट्री जो है काफ़ी बड़ी है मेरे ख्याल से बाकी मोनेस्ट्रीज के कंपेरिजन में। अंदर एनलाइटेंड बुद्धाज के स्टैचूज लगे हुए हैं, शायद 32 स्टैचूज है अंदर। एक रूम में वहाँ के हम लोगों ने वॉल्स पर पेंटिंग्स देखे थे। हर वॉल पर पेंटिंग्स है, बुद्धा के लाइफ स्टोरीज इन पेंटिंग्स के थ्रू बताई जा रही थी। काफ़ी मिथोलॉजिकल वाइब थी उस रूम की। यार इन सब चीज़ों को ना एक्सपीरियंस किया जाता है। कुछ वक्त बिताने के बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके थे और बढ़ रहे थे काजा की ओर। काजा पहुँचने से पहले हम लोगों ने धनकार मोनेस्ट्री विजिट की थी। अब धनकार मोनेस्ट्री की जो खास बात है ना, वो ये है कि ये वन ऑफ द एंडेंजर्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। हाल ही में इसके रिस्टोरेशन के लिए काम उठाया गया है, और उसी के लिए डोनेशन बॉक्सेस भी है अंदर। और एक खास बात इस मोनेस्ट्री की है कि ये इस तरीके से एक पहाड़ की चोटी पर सिचुएटेड है कि वहाँ से आपको क्लियरली स्पीति और पिन रिवर का कॉन्फ्लुएंस दिख जाएगा। भाई साहब व्यू भी पूरा अलग है। वहाँ पर कुछ देर बिताने के बाद वहाँ से हम लोग नीचे आए, और हम लोगों ने धनकार में ही लंच कर लिया था। वहाँ पे लंच करने के बाद वहाँ से हम लोग निकल गए और बढ़ रहे थे काजा की ओर। अब काजा पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने हमारे हॉस्टल में चेक इन करके हमारा सामान रखवा के निकल पड़े थे काजा के मार्केट की सैर करने के लिए। वहाँ पर एक कैफे में हम लोगों ने बैठ के थोड़ा बहुत खा लिया था, और फिर वहाँ से निकल के मोमो के शॉप में बैठ के मोमोज खाए थे, और फिर वहाँ के ओनर से बात कर रहे थे। यार जब उनसे बात हो रही थी ना, तब रियलाइज हुआ क्यों ये जगह यहाँ के लोगों की वजह से जानी जाती है। जो कोई भी स्पीति आता है वो हमेशा यहाँ के लोगों के बारे में बहुत बात करता है, और तब मुझे रियलाइज हुआ क्यों बात किया जाता है। उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, उनके जो बात करने का ढंग है, बहुत ही प्यारा है। उन्होंने हमें आगे हम लोग किस तरीके का ट्रिप होगा, आगे किस तरीके की जर्नी है हमारी काजा से मनाली तक, वो सब उन्होंने हमें बताया। और इतना ही नहीं, जब हम लोग उस शॉप से निकल रहे थे तो उन्होंने खुद हमें काजा के मेन रोड तक छोड़ा। वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम लोग वापस लौट गए थे हमारे स्टे में। अगली सुबह टेरेस पे गया था हमारे हॉस्टल के, पहाड़ों की मॉर्निंग देखने के लिए। मॉर्निंग फ्रॉम काजा। पहाड़ों में तो मॉर्निंग देखी हुई है कुछ हद तक, लेकिन ऐसे मॉर्निंग नहीं देखी यार। इतने वाइब्रेंट कलर्स,
इतनी खूबसूरत नज़ारे। पिछले दिन जब हम लोग काजा पहुंचे थे तब सामने के जो पहाड़ थे उन पर बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन शायद रात भर में सामने के पहाड़ों में बर्फ़ हुई थी और वही बर्फ़ मुझे अगली सुबह दिख रही थी। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। सनराइज़ के कलर्स से भी वो पहाड़ जो जगमगा रहे थे ना, बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे सुबह सुबह। कुछ वक्त वहाँ पर ऊपर बिताने के बाद वहाँ से मैं नीचे आ गया और ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल चुके थे काजा के विलेजेस को विजिट करने के लिए। और सबसे पहला स्टॉप था लांगजा, लेकिन लांगजा तक का जो रास्ता था वो काफ़ी सीनिक था। बर्फ़ के पहाड़ जिस तरीके से दिख रहे थे ना, अब जब भी मैं पहाड़ों की बात करता हूँ ना, मेरे दिमाग में हमेशा एक मिस्टिसिज्म के थॉट्स आते हैं और उन्हीं पहाड़ों को देखकर वैसे ही थॉट्स आ रहे थे। लांगजा की खास बात ये भी है कि ये एक ज़माने में ये पूरी की पूरी जगह समंदर के नीचे हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पर आपको फॉसिल्स भी दिखेंगे। हम लोगों ने तो सिर्फ वहाँ के जो स्टैचू थे वहीं पर थोड़ा टाइम बिता के हम लोग निकल चुके थे कॉमिक की तरफ। कॉमिक में भी एक मोनेस्ट्री है, हम लोगों ने वो मोनेस्ट्री विजिट नहीं की थी। पूरे सफ़र में हम लोगों ने काफ़ी मोनेस्ट्रीज विजिट की थी। तो हम लोग वहाँ के एक रेस्टोरेंट में बैठ के मोमोज खाए। जब पहला प्लेट ऑर्डर किया था फट से ख़त्म हो गया था, हम लोगों ने वैसे ही दूसरा प्लेट ऑर्डर कर लिया। कसम से बहुत ही टेस्टी मोमोज थे। उन टेस्टी मोमोज को खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और पहुँच गए हिक्किम। हिक्किम स्पेसिफिकली नोन है क्योंकि दुनिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम में है। हिक्किम का जो पोस्ट ऑफिस था, पुराना पोस्ट ऑफिस, वो एक घर में था। अब उसे शिफ्ट कर दिया था मेन रोड में ही। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोस्ट बॉक्स है और वही अभी एक पोस्ट ऑफिस की तरह सर्व करता है। वहाँ पर हम लोगों ने हमारे पोस्ट कार्ड्स में कुछ मैसेजेस लिख के भेज दिए थे। अब जब पूछा कि यार कितना टाइम लग सकता है इन पोस्ट कार्ड्स के लिए, तो बहुत ही मिक्स्ड रेस्पॉन्सेस थे। 1 महीना, 1 साल, 2 साल, लेकिन इस वीडियो के बनाते टाइम ही वो पोस्ट कार्ड मुझे कुछ हफ्तों पहले मिल गया। एक तरीके का मोटिवेशन मिल गया यार, क्योंकि ये मैंने लिखा था इस सेंस में कि यार 1 साल बाद आएगा और 1 साल बाद मुझे शायद मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन शायद अभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत है उस मोटिवेशन की इन वीडियोस को बनाने के लिए। इसके बाद हिक्किम से हम लोग चले गए थे चीचम ब्रिज की ओर। काफ़ी सीनिक ब्रिज है। वहाँ पर कुछ देर बिताने के बाद हम लोग लंच करने किब्बर में चले गए। लंच करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और पहुँच गए की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री की खास बात यह है ना कि यार जितने भी मंक्स हैं वो जब भी अपने एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं रिलेटेड टू बुद्धिज्म, वो लोग यहाँ पर आते हैं। और ये काफ़ी बड़ा मोनेस्ट्री है एज कम्पेयर टू बाकी के सारे मोनेस्ट्रीज। एक टाइम पर 300 लामास रिसाइड करते हैं। अंदर जब विजिट करेंगे तब टूरिस्ट के लिए शायद 2 से 3 हॉल्स ही अवेलेबल है देखने के लिए। की गोम्पा जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया था, उस मोनेस्ट्री के किचन में गए थे और वहाँ पर वहाँ के एक लामा ने उस जगह की हिस्ट्री बताने के साथ साथ हमें वहाँ पे एक चाय भी ऑफर की थी, जो पी के भाई थोड़ा सा राहत महसूस हुआ, बिकॉज वहाँ पर ठंड भी हो रही थी। पहाड़ों की ठंड तो मेरे से ज़्यादा झेली नहीं जाती। रूम से निकल के हम लोग एक मेडिटेशन चेम्बर में थे। उस मेडिटेशन चेम्बर में हम लोगों ने 5-10 मिनट के लिए शायद बैठ के मेडिटेट भी किया था और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे और हम लोग की गोम्पा के पीछे साइड चले गए थे। की गोम्पा का व्यू देखने के लिए। अब क्यों? अब दिल से ना मैं ठहरा एक फोटोग्राफर। जैसे ही इस ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले चीज़ जो मैंने ठानी थी वो थी कि जैसे हम लोग काजा पहुंचेंगे एटलीस्ट मुझे वो हाइक करनी है जहाँ से मुझे इजीली वो बकेट शॉट मिल जाएगा। और उसी फोटो को खींचने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था। शायद 30-45 मिनट्स तक हम लोग उस ट्रेल को ही ढूंढ रहे थे। आगे चलने के बाद हमें एक ट्रेल दिखा और वहाँ पर एक लोकल बैठी हुई थी। उन्होंने ये कहा कि ये ट्रेल आगे तक सीधा होगा, लेकिन उसके बाद आपको बहुत चढ़ाई करनी होगी। लेकिन ऐसी बात थी कि टाइम हम लोग वैसे ही काफ़ी वेस्ट कर चुके थे। जो ट्रेल हमें मिला उसी पे लग पड़े और थोड़ी देर बाद हम लोग एक हाइट पर पहुंच गए थे जहाँ से थोड़ा बहुत पोस्ट कार्ड व्यू दिख रहा था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। क्या आगे भी है एक ट्रेल जो विजिबल है? उसके बाद मैंने ट्रेल को फॉलो करते हुए और ऊपर चला गया था। कुछ देर के बाद मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया था जहाँ पर मुझे वो पोस्ट कार्ड शॉट मिला। इस फोटो को लेने के लिए ना बहुत मेहनत लगी। पहले तो हाइक करना पड़ा जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम होते हैं, ऊपर से ठंडी हवाएं भी बह रही थी और मुझे शायद सर्दी भी हो गई थी, सिर भी दुख रहा था। लेकिन उस फोटो को क्लिक करने का जो एंथुजियाज्म था उसकी वजह से शायद ये सब कुछ फील नहीं हो रहा था उतना। वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे उतर के जब हम लोग वापस लौट रहे थे काजा की ओर, तब शायद मैंने मेरे पहाड़ों का सबसे बेस्ट सनसेट देखा होगा। जब हम लोग वापस काजा लौट रहे थे, वो कलर्स काफ़ी खूबसूरत थे। बस बहुत लकी फील कर रहा था कि इस साल एटलीस्ट मुझे वो ट्रैवल करने का मौका मिला है। जैसे ही हम लोग वापस काजा आए, हमें हमारे ड्राइवर ने काजा मार्केट में ड्रॉप कर दिया था। हम लोगों ने उन 2 कैफ़ेज़ में विजिट करके हमारा सॉर्ट ऑफ डिनर कर लिया था और वापस लौट आ गए थे हमारे स्टे में। बस अगली सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े थे चंद्रताल की ओर। अब मेरे ख्याल से पिछले दिन जो हाइक
मैंने किया था वो शायद बहुत भारी पड़ गया था और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी वजह से। जैसे मैं गाड़ी में बैठा मुझे पहले तो नौजिया फील होने लगा, चक्कर आने लगी। मैं गाड़ी में बैठ के सीधा सो गया। तब ऐसा महसूस हुआ कि यार शायद बहुत कुछ मिस कर लूँगा, ये नज़ारे मिस कर दूंगा। लेकिन ज़्यादा कुछ मैंने मिस किया नहीं क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई थी। सारे के सारे पहाड़ उन बादलों की वजह से ढके हुए थे। कुछ देर बाद हम लोग कुंजुम पास पहुँच गए थे और कुंजुम पास पहुँच के जो नज़ारा था वो वाकई में बहुत खूबसूरत था। भाई साहब इतना सिनेमैटिक लग रहा था, बहुत ही यूनिक व्यू था। लेकिन जैसे ही कुंजुम पास पहुंच के मैं गाड़ी से उतरा वैसे ही मेरा पूरा ब्रेकफास्ट बाहर निकल गया। वॉमिटिंग होने के बाद मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था तो मैंने कुंजुम पास में जाके वहाँ पर थोड़ा बहुत उस मोमेंट को एंजॉय किया और फिर वहाँ से चलते बने चंद्रताल की ओर। कुंजुम पास से जो चंद्रताल का रास्ता था, कच्चा रास्ता था, हम लोग चंद्रताल के पार्किंग तक पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को 15-20 मिनट का एक हाइक करना था चंद्रताल एक्चुअली पहुँचने के लिए। रास्ते भर में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे और जैसे हमें दूर से चंद्रताल लेक दिखा अलग ही फीलिंग थी, अलग ही एक्साइटमेंट वापस आ गया था। और थोड़ा चलने के बाद हम लोग लेक के किनारे तक पहुंच गए थे। कुछ देर हम लोगों ने वहाँ पे स्पेंड किया और वहाँ पर कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई थी। अब ऐसा था कि जैसे ही बारिश शुरू हो गई वैसे ही मेरी हालत और ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग वापस हमारे कार की तरफ बढ़े। कुछ समझ नहीं रहा था उस टाइम पे कि मुझे क्या हो रहा है। तब हमारे ड्राइवर ने ये सजेस्ट किया चंद्रताल में स्टे न करके हम लोग सीधा वहाँ से निकल जाए मनाली की ओर, क्योंकि रात को और भी हालत ख़राब हो सकती थी और रात को ड्राइवेबल नहीं रहते वहाँ के रोड्स। अब चंद्रताल टू मनाली का जो रोड था ना वो इतना वाहियात था क्योंकि गड्ढे इतने गहरे थे। जैसे हम लोग उन गड्ढों के थ्रू जा रहे थे मैं तो सीधा मेरे सीट से उछल कर गाड़ी के सीलिंग को टच कर रहा था। लेकिन जो भी हो इन्हीं रास्तों को जूझते हुए हम लोग एक जगह पे हॉल्ट लिए जहाँ पर मैंने चाय और थोड़े बहुत बिस्किट्स खा लिए थे। चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा और बेटर फील होने लगा क्योंकि हम लोगों ने चंद्रताल डिसेंड कर लिया था और शायद अल्टीट्यूड कम होने की वजह से थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम लोग को एक जगह पे ब्लॉकेज दिखा क्योंकि शायद लैंडस्लाइड हुआ था और बहुत बड़े बड़े पत्थर रास्ते के बीच में थे। तब हमें ऐसा लगा कि यार कि शायद हम लोग फंस गए कि क्या। लेकिन थोड़ी देर बाद आर्मी का एक बुलडोजर आता है और वहाँ से वो रोड क्लियर कर देते हैं। मनाली पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी तो इसलिए हम लोगों ने सीधा हमारे स्टे में चेक इन करके हम लोग सीधा सो गए थे। मैंने डिनर भी नहीं किया था उस रात। अगली सुबह रूम के बैल्कनी से मनाली का जो व्यू दिख रहा था ना बड़ा खूबसूरत व्यू था। मनाली के शहरों के वो घर, उन पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ, वही बर्फ धूप की वजह से गोल्डन कलर्स में चमकती हुई। भाई ये मनाली की सुबह थी, बड़ी खूबसूरत सुबह थी। इसी खूबसूरत सुबह को एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने बाइक्स रेंट कर ली थी और निकल पड़ेंगे हमारे ट्रिप पर मनाली के रोड्स पर राइड करने के लिए। अब एक तरीके से मैं एक बाइक एंथुसियास्ट भी हूँ। बाइक्स राइड करना मेरा एक शौक भी है और हर एक बाइक लवर का ना, हर एक बाइक एंथुसियास्ट का एक सपना होता है लद्दाख का ट्रिप। उस दिन मैंने लद्दाख का ट्रिप तो स्टार्ट नहीं किया था लेकिन उसी लद्दाख के ट्रिप का एक छोटा सा हिस्सा जरूर मैंने कर लिया था। लद्दाख की जो ट्रिप होती है वो यूजुअली या तो मनाली या फिर श्रीनगर से स्टार्ट होती है। एटलीस्ट मैंने वो मनाली का छोटा सा तो ट्रिप कर लिया था। पूरे ट्रिप में यार मैं मोशन सिकनेस से जूझ रहा था इन पहाड़ों के रास्तों पर, लेकिन जैसे ही बाइक चलाना शुरू कर दी ना उन रास्तों पर, भाई मोशन सिकनेस तो गायब ही हो गया। बस बाइक राइड करते करते बहुत मजा आ रहा था। पहाड़ों के रास्तों पर चलाने का मजा ही अलग है। मेरे वीडियोस के थ्रू शायद ही आप तक वो एक्सपीरियंस पहुंचे। इन पहाड़ों के रास्तों पर राइड करते हुए हम लोग पहुंच गए थे अटल टनल। वो भी काफी खूबसूरत लग रहा था। जब हम लोग अटल टनल के दूसरी ओर पहुंचे तब वहाँ पर भी व्यूज बहुत अलग थे एज कम्पेयर टू अटल टनल जब हम लोगों ने एंटर किया था। अटल टनल के दूसरी ओर थोड़ी देर ठहर के हम लोगों ने वहाँ पर थोड़े बहुत वीडियोस और फोटोज खिंचा लिए। हम लोग आगे बढ़ गए वहाँ से और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था सिसु। लेकिन जब हम लोग वहाँ से निकले और सिसु की ओर बढ़ रहे थे तब तक शायद शाम होने वाली थी, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। हमें ऐसा लगा कि यार आगे जाना शायद हमारे लिए सेफ नहीं होगा। हम लोगों ने यू टर्न ले लिया और हम लोग वापस मनाली आ गए थे। मनाली आके हम लोगों ने मॉल रोड विजिट किया, वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और डिनर करने के लिए हम लोग एक लाइव म्यूजिक कैफे में गए। वहाँ पर म्यूजिक को एंजॉय करते हुए डिनर करके स्टे में आ गए थे और अगली सुबह हम लोग मनाली की खूबसूरत सुबह को अलविदा करते हुए यादों का एक बस्ता लेते हुए हम लोग वापस लौट गए मुंबई। इस ट्रिप के खत्म होते ही घर आके मुझे वापस वो फीलिंग आई जो मैंने दिसंबर 17 को रिवर राफ्टिंग करते वक्त महसूस की थी। यार लाइफ में आगे जो भी हो ट्रैवल तो करना ही है और इसी एक्सपीरियंस को वापस महसूस करके बहुत ही मोटिवेटेड फील हुआ, बहुत ही इंस्पायर्ड फील हुआ कि आगे जाके अगले साल शायद मैं और ट्रैवल करूँ, अगले साल शायद मैं और भी चीज़ें करूँ और भी नई जगह एक्सप्लोर करूँ और इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करता रहूँ।